Since yes, and since we have discussed three types, we have discussed so many applications. So inertia is basically of three types. We can conclude this: inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. So an object will try to maintain their inertia of rest or inertia of motion or inertia of direction. Clear? Now we can conclude one more thing from here. And what that thing is, inertia and mass of an object. Inertia and mass of an object, they are directly related. They are directly related. How? देखो, सपोज करिए आपके पास एक बहुत ह्यूज बॉक्स है एंड एक कंपैरेटिवली स्मॉलर बॉक्स है. ठीक? So naturally the box which is a bigger one, right? Let's say that box has more mass and the smaller box, it is comparatively lighter. उसका मास कम है. क्लियर? दोनों बॉक्स पर हम फोर्स लगा रहे हैं, सेम फोर्स लगा रहे हैं दोनों बॉक्स पर. ठीक? तो जब आप दोनों बॉक्स पर सेम फोर्स लगाओगे, स्मॉल बॉक्स को मूव करना ज्यादा आसान होगा एज कंपेयर टू दी हेवियर बॉक्स. राइट? क्यों ऐसा है? बिकॉज बिग जो बॉक्स है उसका मास ज्यादा है. ज्यादा मास होने की वजह से आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उस बॉक्स को मूव करने के लिए. तो अगर फोर्स उतनी सफिशिएंट नहीं है तो बॉक्स का जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो मेंटेन रहेगा. यस, आप अगर एक लार्ज बॉक्स पर, एक हेवियर बॉक्स पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो एंड वो बॉक्स मूव नहीं हो रहा, दैट मीन्स जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट इस बॉक्स के पास है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये बॉक्स मेंटेन करके रख रहा है. जबकि जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट स्मॉल साइज लाइटर बॉक्स के पास था, आपने उस बॉक्स पर फोर्स लगाई एंड वो फोर्स से ऑब्जेक्ट एकदम से मूव कर गया. दैट मीन्स जो लाइटर बॉक्स है उसके पास जो स्टार्टिंग में इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, आपने छोटी सी फोर्स लगाकर उसको फटाफट से इनर्शिया ऑफ मोशन में कन्वर्ट कर दिया. जबकि हेवियर बॉक्स में आप ऐसा नहीं कर पाए. हेवियर बॉक्स ने अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट मेंटेन करके रखा है. सो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जितना ज्यादा मास होगा एक ऑब्जेक्ट का उतना ज्यादा इनर्शिया होगा उस ऑब्जेक्ट का. क्लियर? ग्रेटर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, greater is the inertia. Clear? जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया. एक हेवियर ऑब्जेक्ट को मूव कराना ज्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू अ लाइटर बॉक्स. सो दैट मीन्स इट इज डिफिकल्ट to change the inertia of a heavier box as compared to a lighter box.
we have an object. Let's say I have a ball with me. There is a ball, right? Now this ball has mass. Clear? This ball has some mass and I am bouncing this ball. मैं इस बॉल को उछाल रही हूँ, राइट? तो जब मैं इस बॉल को उछाल रही हूं तो इस बॉल के पास वेलोसिटी भी है, करेक्ट? सो मास एंड वेलोसिटी ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, राइट? बट मास एंड वेलोसिटी को हम कंबाइन कर सकते हैं. कैसे कंबाइन कर सकते हैं? अगर मेरे पास कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास मास भी है और उसके पास वेलोसिटी भी है, राइट? सो हम उसको बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम है एंड मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. क्लियर? जैसे मान लीजिए देयर इज अ चाइल्ड and he is running in the ground, right? So that child, it has some mass, and also since the child is running, so he has some velocity also. So whenever mass and velocity, they both are associated with an object. जब mass and velocity दोनों होंगे एक ऑब्जेक्ट के पास तो हम बोलेंगे कि इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है? मोमेंटम. क्लियर? तो मोमेंटम को हम स्मॉल p से इंडिकेट करते हैं. सो स्मॉल p इज इक्वल टू m इंटू v, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. क्लियर? कोई भी ऑब्जेक्ट हो, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात हम कर सकते हैं. अगर उसके पास मास है, उसके पास वेलोसिटी है, तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि हाँ इस ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम है. क्लियर? नाउ SI यूनिट ऑफ मास इज, बोलो. यस, SI यूनिट ऑफ मास इज kg. SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड. So the SI unit of momentum is kg meter per second. Clear? Kg meter per second. Now, is momentum a scalar quantity or a vector quantity? Yes. Yes. Momentum is a vector quantity because velocity is a vector. Velocity vector है, so momentum is a vector, right? And the direction of momentum, the direction of momentum is same as the direction of velocity. जिस डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम भी होगा. क्लियर? ठीक है बेटा? किसी को कोई दिक्कत यहां तक? सो जस्ट रिमेंबर दैट मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. इट्स SI यूनिट इज kg मीटर पर सेकेंड and it is a vector quantity. The momentum will have the same direction as the direction of velocity. Clear? Now, momentum word is very important. The second law of motion, Newton's second law of motion, it is based on momentum only. Okay, what does the second law say? It states that
It states that the rate of change of momentum, the rate of change of momentum of an object, right? The rate of change of momentum of an object is proportional to the applied unbalanced force, the applied unbalanced force in the direction of the force. Okay, so Newton's second law, what it says, that the rate of change of momentum, rate of change of momentum मतलब change of momentum per unit time. Yes, याद करिए मैंने समझाया था, जहां पर भी आप rate of वर्ड पढ़ोगे वहां पे सीधा सीधा टाइम से डिवाइड कर देना. So the rate of change of momentum of an object is directly proportional to the force. And what kind of force? The unbalanced force that has been applied on the object. Why we are taking an unbalanced force? Because unbalanced force ही है जो एक ऑब्जेक्ट पे मोशन प्रोड्यूस कर सकती है. अगर आप एक ऑब्जेक्ट पे बैलेंस्ड फोर्सेस लगा रहे हो तो बैलेंस्ड फोर्सेस ऑब्जेक्ट को हमेशा रेस्ट पे ही रखती हैं, मूव नहीं कराती. तो जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, मूव ही नहीं कर रहा, तो वेलोसिटी नहीं है तो मोमेंटम नहीं आएगा, राइट? सो वी हैव टू अप्लाई एन अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट. सो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट पे एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हो, ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा. क्लियर? एंड दिस unbalanced force which is applied on the object is directly proportional to the rate of change of momentum. This is second law. Clear? Now we have a mathematical relation, or I would say a mathematical formula to explain Newton's second law. Okay, what it is? Suppose there is an object of mass m. Okay. Suppose there is an object of mass m. Okay. Moving with initial velocity u. ठीक, एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, m मास है उसका, एंड वो u इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है. लेट an unbalanced force F is applied on this object Okay, an unbalanced force F is applied on the object which increases the velocity to V. Final velocity. Okay, V is the final velocity. In time t. And hence producing an acceleration A. सारे फैक्टर्स आ गए इसके अंदर. ठीक, क्या कह रहा है? We have an object of mass m and this object is moving with initial velocity u. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, मास m है उसका,
एंड ये ऑब्जेक्ट u इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है. लेट्स से आपने इस u इनिशियल वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है इस पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स F अप्लाई किया, राइट? वी अप्लाई अ फोर्स F ऑन दिस ऑब्जेक्ट एंड जैसे ही आप इस पे एक फोर्स लगाओगे इसकी वेलोसिटी बढ़कर v हो जाएगी, द फाइनल वेलोसिटी. एंड ये सब हुआ t टाइम में, ठीक? एंड नेचुरली जब आपने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को u से v किया इन टाइम t, हेंस एक एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस हुआ a. क्लियर? दिस इज द सिचुएशन दैट इज गिवन टू अस. ओके, किसी को कोई डाउट यहां तक? बताइए, सिचुएशन समझ आ गई ना? एक ऑब्जेक्ट है m मास का, u इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, F फोर्स लगने पर वेलोसिटी बढ़ के हो गई v फाइनल वेलोसिटी एंड t टाइम में ये सब हुआ एंड ऑब्जेक्ट के अंदर एक एक्सीलरेशन a प्रोड्यूस हुआ. क्लियर? नाउ व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट? बताइए. इनिशियल मोमेंटम, लेट्स से, हाँ बोलो, PI. क्या होता है मोमेंटम? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, राइट? यस. सो इफ आई से इनिशियल मोमेंटम, दैट मीन्स, yes, exactly. So that will be equal to the product of mass and initial velocity. Correct? Similarly, if I say final momentum, let's say the final momentum of the object is PF. So this will be equal to the product of mass and final velocity. Correct? M into V. Correct. So this will be equal to the product of mass and final velocity. So what will be the change in momentum? Change in momentum. Yes, correct. Change in momentum means the final momentum minus initial momentum. Correct? जब भी आपको चेंज निकालना होता है आप हमेशा फाइनल में से इनिशियल क्वांटिटी को माइनस करते हो. सो चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, which is mv minus mu. Correct? Now if I say rate of change of momentum, बताइए. रेट ऑफ, करेक्ट. Yes, so PF minus PI upon T. You just divided by T. So we get MV minus MU by T. Correct? So we have initial momentum, final momentum, change in momentum and rate of change of momentum. Correct? Now from Newton's second law, क्या कहता है सेकेंड लॉ? दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. यस, सो F, correct, unbalanced force which is applied. So F is proportional to mv minus mu upon T. So second law, yes, F is proportional to mv minus mu upon T. Now M can be
taken out as common, so we get v minus u upon t. क्या होता है v minus u upon t? Acceleration. Exactly. So f is proportional to m into a. ठीक. अब यहां पर ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, हमें इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करना है. एंड आई होप आप लोगों को ये चीज पता हो कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो हमेशा एक इक्वल टू का साइन आता है एंड साथ में एक कांस्टेंट आता है. सो लेट्स से k इज एनी कांस्टेंट. क्लियर? और अगर नहीं पता तो इस चीज को ध्यान रखना, जब भी आप कोई प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हो तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने पर हमेशा इक्वल टू का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है. ठीक, ये कांस्टेंट अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा लॉ पढ़ रहे हो. ठीक है, हर लॉ में कांस्टेंट डिफरेंट आएगा. ये जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको पता लगेगा कि एक पर्टिकुलर लॉ में एक कांस्टेंट होता है, कोई और लॉ पढ़ेंगे उसमें दूसरा कांस्टेंट होगा. क्लियर? नाउ दिस कांस्टेंट k, its value is so chosen that it becomes 1. k की वैल्यू को 1 रखा जाता है. Hence, the formula becomes f is equal to m into a. So this is the desired result. F is equal to ma. Force, the unbalanced force applied on an object is equal to the product of mass and acceleration of the object. This is the mathematical relation of second law. ठीक, न्यूटन सेकेंड लॉ का ये मैथमेटिकल रिलेशन है.